हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन एंड रिग्रेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम है क्या। जैसे आपको पता होगा जो हमारे ओवरी होता है, ठीक है, ह्यूमन ओवरी होता है। ओवरी के अंदर आपको क्या फॉर्मेशन होगा ना, ओवम बनता है। ओवम जो है उनकी बहुत सारे स्टेज होता है, जिसे हमने oogenesis के अंदर उसके बारे में हम बात किए थे। एंड ओवम के साथ साथ क्या बनता है ना, फॉलिकुलर सेल्स बनता है। ओवरी के अंदर पाया जाता है फॉलिकुलर सेल्स, जो क्या करते हैं, ये जो ओवम है, ठीक है ना, मतलब कि ओवम तो पहले ऊगोनिया रहता है, फिर वो प्राइमरी oocytes को कन्वर्ट होता है, फिर प्राइमरी oocytes से मेयोसिस सेल डिवीजन करेगा, जिस वजह से सेकेंडरी oocytes बनेगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। सेकेंडरी oocytes से मेयोसिस टू सेल डिवीजन को कंप्लीट करने के बाद ओवम एंड सेकेंड को लार्वा बनाता है। ये चीज हमने ऊस जेनेसिस के बारे में हमने जब पढ़े थे तो उस टाइम पे। तो ये क्या होता है, जो प्राइमरी ऊगोनिया होता है, प्राइमरी oocytes होता है, इसमें क्या होता है, उनके चारों तरफ ओवरी के जो रीजन्स होता है, ओवरी के स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ चुके हैं। उनके आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं एंड इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। इस मेडुला को ब्लड सप्लाई, नर्व वगैरह सप्लाई रहता है। एंड कॉर्टेक्स में आपको बहुत सारे सेल्स दिखने को मिलेगा। जो कॉर्टेक्स सेल्स होता है वो प्राइमरी oocytes की चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स एक लेयर बना लेते हैं। जो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर कैसे बनेगा ना, जब वो एडोलेसेंस होता है, ठीक है ना, चाइल्डहुड कंप्लीट होने के बाद 12-13 साल के बाद क्या होता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स बनता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन वजह से क्या होगा, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं प्राइमरी oocytes के चारों तरफ लेयर बना लेते हैं। पहले एक लेयर बनाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लेयर बना लेते हैं। तो जिसको हम पढ़ते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस के अंदर भी हम चीजों को बात की थी। तो देखिए, तो प्राइमोडियल फॉलिकल सेल्स होता है, यानी कि जो ऊगोनिया है, ऊगोनिया है इसका मतलब है कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। इनकी चारों तरफ क्या होगा ना, एक लेयर की, ठीक है ना, एक लेयर की सेल बन जाता है। इसको हम प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी नहीं, क्या कहते हैं, प्राइमोडियल कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक लेयर की तो बना था, फिर 2 लेयर की, 3, मतलब कि अप टू 6 लेयर की कुछ सेल ऐसे डिपोजिट हो जाएंगे। यानी कि ग्रेजुअली टाइम जब बढ़ेगा तो जो लेयर है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद लेट, देखिए लेट प्राइमरी, तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स था, अभी ये प्राइमरी फॉलिकल हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है ना, जो oogonia था, इन्होंने अपनी साइज जो है उसको इंक्रीज किया, और उसके साथ साथ जो फॉलिकल सेल्स था उनकी जो लेयर है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऊगनिया सबसे पहले अपनी साइज को इंक्रीज करेगा। उसके अलावा उसके चारों तरफ जो भी लेयर था, उनकी लेयर की थिकनेस भी वो भी इंक्रीज हो गया। उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। फिर प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, जो ये जो सेल्स था, ये अपने अपने बीच में कुछ खोखला एरिया ऐसे फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है ना, जो खोखला एरिया रहता है, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली कुछ खोखला एरिया बनाते हैं। और ओवरी की और कुछ लेयर जो होते हैं, ये एक्सटर्नली खुद को आयरन कर लेते हैं, उसको हम थेका सेल्स कहते हैं। थेका 2 लेयर में। एंड बीच में क्या होता है ना, बीच में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाता है। इस फ्लूइड फील्ड कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं। समझ में आया ना? तो इस फ्लूइड फील्ड कैविटी को हम क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एंट्रम है। ठीक है, एंट्रम में आपको क्या देखने को मिलेगा ना, जो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हमने पहले देखा क्या, प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके बाद देखा प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद देखा सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल। इसके अंदर, ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आपको ऐसे एक स्पेस, एक वैक्यूम एरिया देखने को मिलेगा जहां पे फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा, तो एक लेयर ये जो हो देख रहे हो, इसको जो देख रहे हो, ये क्या है, ये ओवम है। ठीक है ना, मतलब कि सेकेंडरी उस साइड से ओवम तभी बनेगा जब स्पर्म में कांटेक्ट में आएगा। अभी के लिए वो ओवम है ना। ये जो ओवम है आप देख सकते हो, ये ओवम क्या करेगा, ओवम की मतलब कि वो चारों तरफ लेयर है। ठीक है, अच्छा, जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आता है, क्योंकि हम सारे चीजें हम देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे में क्या होगा ना, हमने क्या देखा था ना, सेकेंडरी oocytes किसके अंदर था, ये सेकेंडरी oocytes है
इनके लिए और एक लेयर था, ठीक है ना, एक लेयर उसकी इस तरीके से था और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से था। ये जो आपने देखा ये सेकेंडरी oocytes है, इसको ये क्या करेगा ऑन 14th डे, ठीक है ना, ये भी ऐसे अटैच्ड है, इसमें एक रहता है क्यूमुलस सुफ्रस रहता है, ऐसे एक एरिया रहता है, जैसे कोई फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स का एक स्टॉक रहता है, इसी तरीके से सेकेंडरी oocyte जो है, ये जो ग्रैनुलोसा लेयर है, थेक्का लेयर आप देख रहे हो फॉलिकुलोजेनेसिस में हमने जिसके बारे में बात किए थे, उसके साथ क्यूमुलस सुफ्रस के साथ वो अटैच्ड है। तो क्या होगा ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डे 14 ह्यूमन की बात करेंगे तो 14th डे में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, वो कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मतलब कि प्रोटीजेस कुछ सिक्रेट करते हैं, जिस वजह से क्या होगा, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना, ये रिमूव हो जाएगा, मतलब कि एक ऐसा रास्ता बनेगा जिस वजह से ठीक है, उभम मतलब कि जो, ठीक है ना, ये इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो है सेकेंडरी oocytes निकल आया। जब सेकेंडरी oocytes निकल आया, जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि जो लेयर बना था ग्रैनुलोसा सेल की, एंड जो थेका सेल की, थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना करके जो सेल बना था, वो रह जाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो ओवरी के अंदर रहेंगे, एंड ये जो ओवम मतलब कि सेकेंडरी oocytes है वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ आ जाएगा। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से क्या हुआ, ये जो था, है ना, इस पिक्चर में देख सकते हो, ये जो था छोटा सा था, ठीक है ना, पिक्चर में जैसे देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये इस तरीके से ये प्राइमोडियल था, फिर प्राइमरी बना, फिर सेकेंडरी बना, फिर टर्शियरी बना, ये आप देख सकते हो, ये ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। ये जो ग्राफियन फॉलिकल आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये कितना थीन हो गया, कौन सी लेयर थीन हो गया, ओवरी की वो जो पार्ट है वो थीन हो गया। क्यों थीन हुआ, क्योंकि ये जो सेल्स है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, जो कि सेकेंडरी oocytes को मतलब कि सराउंड करके रहे हैं, तो वो कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जिस वजह से वो अपनी लेयर ओधो ब्रेक होता है, साथ ही साथ ओवरी की जो पार्ट है वो भी ब्रेक हो जाता है। तो क्या ये देखिए कि यहाँ पर थिकनेस कितना है, यहाँ पर थिकनेस कितना है, थोड़ी पतली सी हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा ना, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो सेकेंडरी oocytes है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आए ना बात समझ में, यहाँ पे अभी क्या है ना, सेकेंडरी oocytes है। तो रह गया कौन ना, जो ग्रैनुलोसा सेल्स था, जो थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना सेल था, वो सारे रह गया। अभी इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे ना, कॉर्पस लुटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्पस लुटियम बोलेंगे। अभी आ गया कौन ना, आके सेकेंडरी oocyte जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। यहाँ पे ओवम की दो फेट होता है, यदि स्पर्म, क्योंकि हर महीना स्पर्म के साथ मेटिंग होगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन दो चॉइसेस है, क्योंकि हम दो चॉइस मान के चलेंगे। यदि स्पर्म प्रेजेंट है तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे तो क्या हो जाएगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा। ओवम तो था, स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जाके इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है ना, आपकी यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक फैक्टर है, ठीक है ना, पीजीएफ फैक्टर हम उसको कहते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो पीजीएफ फैक्टर अल्फा, पीजीएफ 2 अल्फा एक फैक्टर है, ठीक है ना, सीक्रेट्स फ्रॉम द यूट्रस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। यदि मतलब कि एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की यूट्रस से पीजीएफ 2 अल्फा फैक्टर सीक्रेट होता है, ठीक है। अच्छा, यदि प्रेगनेंसी हो गया, यानी कि मतलब कि स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एम्ब्रियो बन गया, यहाँ पे क्या होगा ना, पीजीएफ2 अल्फा जो है सिक्रेशंस नहीं होगा। जब पीजीएफ2 अल्फा सिक्रेशंस नहीं होगा, कार्पस लुटियम जो है परसिस्ट रहेगा, मतलब कि प्रेजेंट रहेगा एज इट इज, जैसे कार्पस लुटियम बनकर प्रेजेंट रहेगा। एंड कार्पस लुटियम की एक खास बात होता है, दैट विल सीक्रेट्स द प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है ना, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन की रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी को परसिस्ट करने के लिए, क्योंकि जो बच्चा है मतलब जो एम्ब्रियो है, तो ये कहाँ पे इम्प्लांट होता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है ना, यूट्रस के अंदर वाला लेयर को एंडोमेट्रियम हम कहते हैं। जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसको, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करके रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होता है।
तो इनिशियल टाइम पीरियड में जब तक प्लासेंटा नहीं बनी है, ऐसा नहीं कि आज ही इम्प्लांटेशन हुआ आज ही प्लासेंटा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्लासेंटा बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इनिशियली क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोजेस्टेरॉन है, दैट विल सीक्रेट्स फ्रॉम द कॉर्पस लुटियम। आई होप आपको चीजें क्लियर होगा कि कॉर्पस लुटियम क्या है और उनकी फंक्शंस क्या है। क्लियर हुआ? जो ओवरी की मतलब सॉरी ओवम को सपोर्ट करने के लिए, ओवम कहो या प्राइम सेकेंडरी oocytes कहो या ओवम या प्राइमरी oocytes, उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो ओवरी की जो सेल उसको घेर के रही हैं, सराउंड करके रही है, तो उस चीजों को हम जब वो मैच्योर हो जाएगा, ओवम सेकेंडरी oocyte जब निकल जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लुटियम। वो एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, इसलिए तो हम उसको ग्लैंड कहेंगे। टेम्पररी क्यों कहते हैं? कि जब जरूरत होता है फिर वैनिश हो जाता है। ठीक है, अच्छा। तो जब यहाँ पे हमने सीन देखा क्या ना, स्पर्म प्रेजेंट यदि है तो PGF2 अल्फा सिक्रेशंस नहीं होगा। जब PGF2 अल्फा सिक्रेशंस नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम परसिस्ट रहेगा, एंड कॉर्पस लुटियम परसिस्ट रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा। यहाँ पर एक दूसरा प्रोबेबिलिटी भी है, क्या? नो स्पर्म। हर महीने में स्पर्म के साथ मेटिंग होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। मान लीजिए एक ऐसा महीना है जहाँ पे स्पर्म के साथ मेटिंग नहीं हुआ है, स्पर्म के साथ मेटिंग नहीं हुआ है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नो जाएगा, नो एम्ब्रियो, नथिंग, नो इम्प्लांटेशन आल्सो। अच्छा, तो नो इम्प्लांटेशन जब हुआ, ठीक है ना, जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, तो मैंने तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि दूसरे काव वगैरह में भी वही चीज देखने को मिलता है ना, यूई की काव की सारे की भी देखने को मिलता है। तो जब नो प्रेगनेंसी यानी कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यदि हम बात करेंगे, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो PGF2 अल्फा सीक्रेट होता है, ठीक है ना, तो उनकी जो यूट्रस है, यूट्रस से कौन सीक्रेट होगा? PGF अल्फा। PGF2 अल्फा सीक्रेट होता है। जब PGF2 अल्फा सीक्रेट होगा नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की यूट्रस से, दैट विल, तो ये सीक्रेशन हो रहा है यूट्रस से, ब्लड वेसल्स के थ्रू आ जाएगा, कहाँ ना, ओवरी के अंदर आ जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे एक ये यूट्रस की मान लीजिए ये वेन है ना, यूट्रस की वेन है, यूट्रस से आई है, एंड इस तरीके से और एक वेन है जो कि ना, सॉरी आर्टरी है, ये आर्टरी है, ओवरी की आर्टरी एंड यूट्रस की वेन। तो यूट्रस से जो वेन आई है तो उसमें PGF2 अल्फा है क्योंकि वहां से सीक्रेट हो रहा है, तो ये क्या होगा ना, आर्टरी डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, ओवरी की आर्टरी के साथ डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, ओवरी की आर्टरी के साथ डिफ्यूज हो जाएगा। जब डिफ्यूज हो जाएगा ना, PGF2 अल्फा कहाँ प्रेजेंट है ना, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ना, बस समझ में, PGF अल्फा ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो PGF अल्फा 2 अल्फा ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा ना, कॉर्पस लुटियम को डिग्रेड करेगा, ब्रेक कर देगा। जब कॉर्पस लुटियम डिग्रेड हो जाएगा, आपको कुछ कोलाजन फाइब्रस टिश्यू मतलब व्हाइट व्हाइट कलर टिश्यू नजर आएगा, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। ठीक है, अल्बिकन्स बोलते हैं। बस इतना सी बात है। तो आपको जो कॉर्पस लुटियम की डिग्रेडेशन, ऐसे फॉर्मेशंस होता है, ऐसे डिग्रेडेशंस होता है, नोट्स की तरफ देखेंगे, थोड़ा उनके टाइप्स देखेंगे, कितनी तरीके के कॉर्पस लुटियम है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई कि कॉर्पस लुटियम है क्या, उनकी फंक्शंस क्या है, और कैसे कॉर्पस लुटियम जो है कन्वर्ट हो जाता है, कैसे परसिस्ट रहता है, कैसे। यदि आपको 5th सेमेस्टर की प्रिपरेशन या सीपेट एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कोई भी क्वेरी के लिए आप पूछ सकते हो 7894226802। ठीक है, आप प्रिपरेशन सेमेस्टर की प्रिपरेशन के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, सारे क्लासेस नोट्स है ना, एंड आपको MCQ सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होगा। एंड प्ले स्टोर में अभी के लिए जो है ना सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको ठीक है ना, एपीके फाइल जो होता है मतलब कि एप्लीकेशन को मिल जाएगा, ठीक है ना, फाइल की लिंक मिल जाएगा। एंड आदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी भी आप जुड़ सकते हो, सारे के सारे नोट्स के लिए आपको इधर उधर भरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही एरिया में सब कुछ मिलेगा। तो देखिए, रिग्रेट हो जाता है, रिग्रेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सो देखिए, कार्पस लुटियम इज फॉर्म आफ्टर ओवुलेशन, ये बात क्लियर हुआ आपको, क्योंकि ये है मान लीजिए सेकेंडरी oocytes, उसकी चारों तरफ जो लेयर बनी हुई है, एक तो उनका ऐसे जोना पेलिफेरा लेयर रहेगा और उनका एक कोरोना रेडिएटर लेयर रहता है, ये किसकी मतलब सेकेंडरी oocytes की हिस्सा है। उसके अलावा उनकी चारों तरफ एक लेयर ऐसे रहता है, एक फ्लूइड फिल्ड लेयर रहता है, उसको हम एंट्रम कहते हैं,
एंड और बोलेंगे तो इनकी और एक ऐसे है ना, थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना करके रहता है। तो जब 14th डे होगा, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ह्यूमन की यदि हम बात करेंगे, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, ये निकल के बाहर आ जाएगा। कौन? ये सेकेंडरी oocytes निकल के बाहर आ जाएगा। जब आ जाएगा सेकेंडरी oocytes निकल के, तो जो रेस्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉर्पस लुटियम। अभी ये आ गया, ये जो रेस्ट पार्ट है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस लुटियम। क्लियर हुआ? ठीक है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम हो गया। कॉर्पस लुटियम इज द मिक्सचर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड थेका सेल्स। समझ में आई ना? क्योंकि हमने फॉलिकुलोजेनेसिस में मैंने आपको डिटेल्स में बताई थी कि थेका सेल्स है क्या एंड ग्रैन्युलोसा सेल्स है क्या। ठीक है, अच्छा। तो अब क्या होगा, इनके ऊपर कौन एक्शंस दिखाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्शंस दिखा रहा था, इसलिए ओवुलेशन हुआ। इसलिए जो फॉलिकुलर सेल्स था उन्होंने सारे, है ना, तोड़ के, है ना, तोड़ दे सारे बंधन, तो है ना, ये सारे बंधन तोड़ के बाहर आ गए। कहाँ? अब के फालोपियन ट्यूब के अंदर आ गए। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एलएच। कार्पस लुटियम इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन अर्ली लाइफ ऑफ द प्रेगनेंसी। यदि मतलब कि कुछ टाइम के लिए नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो पीजीएफ2 अल्फा सीक्रेट होकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो कुछ टाइम के बाद तो वो सीक्रेशन फिर नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका कार्पस लुटियम के बारे में इंट्रोडक्शन। तो हमने देखा किस तरीके से फॉलिकुलोजेनेसिस हो रहा है। ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये येलो येलो कलर में, ये जो होते हैं ग्रैनुलोसा होता है। ये ब्लैक कलर में जो आपने देखा, ये थेक्का सेल्स होता है। क्लियर हुआ आपको? ग्रैनुलोसा सेल्स एंड थेक्का सेल्स जो किसको गिर के रही है, जो कि सेकेंडरी oocytes को, यहाँ पे देख सकते हो, इसको गिर के रही। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे हमने देखेंगे एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन है? 14th डे है। तो ये क्या करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंसेस से जो ग्रैनुलोसा सेल एंड थेका सेल की बाउंड्री के अंदर सेकेंडरी oocytes था, वो निकल के बाहर आ गया। बाहर मतलब कि फालोपियन ट्यूब को आ गया। तो अभी ओवरी के अंदर ये जो रिमेनिंग पार्ट है, जो येलो येलो सा आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली लुटिया जो टर्म है ना, इसका मतलब है कि येलो। अल्बी का और अल्बिनो इसका मतलब है कि व्हाइट, है ना, ग्रीक में। लुटिया का मतलब है कि येलो, जैसे हम येलो या पीला कहते हैं, तो इसी तरीके से उन लोगों को लुटिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो इस तरीके से हमने देखा दो तरीके की चीजें होता है। यदि स्पर्म जाएगा, यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो एक सीन है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भी एक सीन है। ठीक है, ये आपको ओवरी के अंदर सारे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ओवरी की जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है, वहां से जो सेल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंसेस में ये सारे कैसे चारों तरफ घिरे जाते हैं, हमने देखा। तो कार्पस लुटियम की फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर थेका सेल है, ग्रैनुलोसा सेल्स है एंड क्यूमुलस सूपरस। क्यूमुलस सूपरस का मतलब है कि मान लीजिए सेकेंडरी oocytes से वो इस तरीके से एक स्टॉक के साथ अटैच्ड है, जैसे कि कोई एक फूड हो गया, है ना, फ्रूट्स, तो वो ऐसे अटैच रहता है ना उसकी स्टेम के साथ, है ना, एक उनके स्टॉक रहता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये एप्पल है, ठीक है, मान लीजिए ये एप्पल है, ये एप्पल की स्टॉक है। ठीक है ना, इस तरीके से हम फ्लावर लीव्स बना देते हैं, थोड़ा सा एप्पल ठीक है, अच्छा। तो अब हम देखेंगे चार तरीके के कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम की हमने जैसे, मैं तो दो या तीन आपको दिखाया, इस तरीके से हमने उसको कैसे क्लासिफाई किए हैं, देखिए। तो कॉर्पस एक होता है कॉर्पस हेमोरेज, कॉर्पस स्पिरुलम, कॉर्पस भेरम, कॉर्पस अल्बिकन्स, चार होता है, देखिए। तो जस्ट आफ्टर ओबुलेशन, ओबुलेशन हुआ उसके साथ साथ क्या होगा, इमीडिएटली, ठीक है ना, ओबुलेशन होने के बाद जस्ट आफ्टर कॉर्पस लुटियम जो है, जो जो चीजें प्रेजेंट है, मान लीजिए ओबुलेशन हो गया, ठीक है ना, ओबुलेशन हो गया, ये निकल के बाहर आ गया। आने के बाद इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है ना, बहुत सारा ब्लड सप्लाई रहता है। इमीडिएटली ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रहेगा। तो जिस वजह से क्या होगा ना, ब्लड क्लॉट, इसको हम कहते हैं कॉर्पस हेमोरेजियम कहते हैं। ठीक है ना, या ब्लीडिंग कॉर्पस लुटियम कहते हैं, क्योंकि इमीडिएटली जब वो सेकेंडरी oocytes निकल के उस ग्राफिन फॉलिकल को आ गया, उसके बाद उस ग्राफिन फॉलिकल्स को अब हम क्या कहेंगे, कॉर्पस हेमोरेजियम कहेंगे, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल बन रहा है ना। ग्रैनुलोसा सेल एंड थेका सेल अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट कन्वर्टेड इनटू द लुटेल स्टेज एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से सेकेंडरी oocytes निकल गया। जब सेकेंडरी oocytes निकल रहा है, तो इमीडिएटली क्या करेगा ना, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन करना स्टार्ट करेगा, और इसको बहुत सारा ब्लड सप्लाई है इसलिए। ठीक है, अब देखेंगे कॉर्पस स्पिरियम। स्पिरियम क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इट डिग्रेड हो जाएगा।
क्यों डिग्रेड होगा? क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की जो PGF2 अल्फा कौन सिक्रेट करता है? उनकी यूट्रस से सिक्रेट होता है, क्योंकि वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि यूट्रस से PGF2 अल्फा सिक्रेट होगा। तो वो आके क्या करेगा? वो कैसे आएगा ना? ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा, है ना? काउंटर करंट मैकेनिज्म्स होता है। एक ब्लड वेसल्स जो यूट्रस से निकल के, जिसको हम यूट्राइन वेन कहेंगे, आ रहा था। इसी तरीके से दूसरे ब्लड वेसल जो है, जो कि ओवारी है ना, ये ओवारी है, ओवारी के अंदर जा रहे हैं, उसके दोनों के बीच में जो PGF2 अल्फा जो है, PGF2 अल्फा एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया। उसके बाद ये क्या होगा ना? डिग्रेड हो जाएगा। दिस डिग्रेडेशन एंड रिग्रेस ऑफ कार्पस ल्यूटियम, जिसको PGF2 अल्फा कर रहा है, ठीक है ना? तो कार्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड टू द कार्पस अल्बिकन्स। तो अब उसके बाद वो कार्पस अल्बिकन्स पे कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी जो रिग्रेस हो रहा है उसको हम कार्पस स्पिरियम कहेंगे। फिर और एक होता है कार्पस ल्यूटियम भैरम। द एनिमल इज प्रेग्नेंट। यदि प्रेग्नेंट रहेगा तो कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट रहेगा, उसको तो ब्रेक करने के लिए कोई नहीं है, PGF2 अल्फा तो नहीं है, तो वो परसिस्ट रहेगा। तो वो जो परसिस्ट रहा है, परसिस्ट कार्पस ल्यूटियम को हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम भेरा। क्लियर हुआ? इमीडिएटली जो ओवम आने, सेकेंडरी साइड आने के बाद हम कार्पस ल्यूटियम हेमोरिज बोल रहे हैं। यदि वो डिग्रेड हो जाएगा, मतलब डिग्रेड हो जाएगा, स्पीरियम, कार्पस ल्यूटियम स्पीरियम बोलेंगे। यदि वो परसिस्ट रहा, उसको कार्पस ल्यूटियम भेरम बोलेंगे। अच्छा, यदि डिग्रेड होने के बाद जो स्कार मार्क प्रेजेंट हो गया, येलो कलर हट के आपका व्हाइट कलर आ गया, उसको हम बोलेंगे कार्पस अल्बिकन, क्योंकि अल्बिकन, अल्बिनो रिलेटेड टू द व्हाइट। तो कार्पस ल्यूटियम, ये ल्यूटेल से जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एकदम कार्पस ल्यूटियम हट गया, तो उसको हम बोलेंगे कार्पस अल्बिकन्स। तो कलर बिकेम व्हाइट, कलर व्हाइट हो जाता है, एंड कोलाजन टिश्यू को ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, कौन से हार्मोन्स है जो कि इन्फ्लुएंसेस करेगा ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम? कार्पस ल्यूटियम की ग्रोथ को इन्फ्लुएंसेस करेगा। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि उसको इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से तो ये सेकेंडरी ओसाइट्स उसमें निकल गया, एंड उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन बनाना स्टार्ट करेगा। रैट के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन ये चीज काम करता है ना? प्रोलैक्टिन हार्मोन वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। एंड सिप के अंदर बोथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। रैबिट के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन ये चीजों को परसिस्ट करने में हेल्प करता है कार्पस ल्यूटियम को। फिर देखेंगे कार्पस ल्यूटियम के लाइफ स्पैन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली PGF2 अल्फा के ऊपर। यदि PGF2 अल्फा है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यदि PGF2 अल्फा नहीं है तो प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, PGF2 अल्फा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि एम्ब्रियो बन रहा है या नहीं, ठीक है ना? लाइफ स्पैन कार्पस ल्यूटियम कंट्रोल बाय द PGF अल्फा। फ्रॉम द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वो 14 डे के बाद डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है PGF अल्फा तो सिक्रेशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना? तो प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो मॉड्यूलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस ऑफ ल्यूटियम। देखिए एम्ब्रियो है तो PGF अल्फा सिक्रेशन नहीं होगा, PGF2 अल्फा सिक्रेशन नहीं होगा, तो ये परसिस्ट रहेगा। तो उनकी लाइफ स्टाइल डायरेक्टली PGF2 अल्फा कंट्रोल कर रहा है, और PGF2 अल्फा को एम्ब्रियो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? अच्छा, तो हम देखेंगे कैसे डिस्ट्रॉय होगा। सिंपल सी बात है, PGF2 अल्फा यदि आ गया, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, यदि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, PGF2 अल्फा सिक्रेशन नहीं होगा, ठीक है? सॉरी, सिक्रेशन हो जाएगा, जो PGF2 अल्फा सिक्रेशन होगा तो ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है ना? अच्छा, तो इसी तरीके से ये उसको रेगुलेट करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे काउ के अंदर 14 से 15 डे ओवुलेशंस के बाद ऐसे होता है, यू के अंदर 12, ह्यूमन में 14 डे के बाद होता है, ठीक है ना? तो उनकी परसिस्टेंट के लिए PGF2 अल्फा हेल्प करता है, ठीक है? अच्छा, जैसे ह्यूमन की बात करेंगे, 3-3.5 महीने तक जो होता है कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन कर लेता है, उसके बाद फिर प्लासेंटा बनेगा, वो फिर बनाता है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हम देखेंगे, ये हो गया आपकी पूरा का पूरा कार्पस ल्यूटियम जो है किसी तरीके से, ठीक है? अच्छा, तो हमने देखा कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशंस, उसकी, ठीक है ना, ब्रेकडाउन एंड उसके बारे में, ठीक है? अब हम थोड़ा सा उसको समराइज कर लेंगे ताकि आपको चीजों ब्रेन में जो है समअप रहेगा, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, हमने देखा, ठीक है? तो कार्पस लूटियम जो है, ठीक है ना, कार्पस लूटियम ये बन रहा है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर तब बनेगा जब क्या होगा ना आपकी, ठीक है, ओवरी के अंदर तब ये बनेगा जब
स्पेसिफिकली ओवुलेशंस के बाद, है ना, कॉर्पस लुटियम बन रहा है ओवुलेशंस के बाद। तो ओवुलेशंस के बाद कॉर्पस लुटियम बन रहा है, इसका मतलब है कि, ठीक है, ओवुलेशंस के अंदर वो बन रहा है, इसका मतलब है कि कॉर्पस लुटियम जो है, ठीक है, वो आने के बाद इमीडिएटली बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे सिक्रेशन मतलब कि फॉर्मेशन हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक है। ब्लड वेसल फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा ना, इसको हम कॉर्पस हेमोरेज कहते हैं, ठीक है, कॉर्पस हेमोरेज कहते हैं। कॉर्पस हेमोरेज सबके लिए होगा, यहाँ पे दो सीन आता है। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ नो पीजीएफ टू अल्फा, तो ये पर्सिस्ट रहेगा। जब वो पर्सिस्ट रहेगा उनके नाम हो जाएगा अलग। तो यदि नो फर्टिलाइजेशन हुआ, पीजीएफ अल्फा जो है सिक्रेशन होगा, टू अल्फा सिक्रेशन होगा, तो ये डिग्रेड रिग्रेस करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने देखेंगे तो उनका जो नाम है, ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे उनका जो नाम था। एक हो गया कॉर्पस हेमरेजम जस्ट ओवुलेशन के बाद, ये यदि डिग्रेड होगा, ये भेरम जो है जब परसिस्ट करेगा, डिग्रेड होने के बाद जो कलर चेंज हो गया, स्कार मार्क रह गया, जहाँ पे मतलब आपको लगे यहाँ पे कुछ था ना, तो नहीं कि एक स्टेज से दूसरे प्लेस को चला जाएगा, नहीं, जिस एरिया में फॉर्मेशन हुआ था येलो कलर में था, इसलिए हम कॉर्पस लुटियम बोल रहे थे, लुटियम मतलब येलो, जब वो निकल जाएगा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको चारों स्टेज आपको लिखना है। उसके बाद कौन सी फैक्टर है उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है, पीजीएफ टू अल्फा, कौन सी फैक्टर से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, एम्ब्रियो उसको मॉड्यूलेट करता है, प्रेगनेंसी, ठीक है ना, तो कैसे डिग्रेस हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है आपको पूछना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, सो थैंक यू।